ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी से जुड़ी आईआरजीसी नेवी चीफ अली रजा तंगसीरी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। आईआरजीसी के नेवी चीफ पिछले हफ्ते इजरायली एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक तंगसीरी हमले के वक्त कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े हुए काम पर थे। उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी का प्रमुख चेहरा माना जाता था, जिसके जरिए ईरान ने तेल सप्लाई पर दबाव बनाया। ईरान ने उनकी मौत के बावजूद साफ किया कि उसके सैन्य ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और रणनीति पहले की तरह जारी रहेगी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने 26 मार्च को दावा किया था कि एयर स्ट्राइक में तंगसीरी को मार दिया गया है। ईरानी हमलों के बाद इजरायल के हाइफा रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह आग मिसाइल के डायरेक्ट हिट से लगी या उसके मलबे से। फिलहाल इसमें किस तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। सोमवार को ईरानी मिसाइल ने इजरायल के पावर प्लांट को निशाना बनाकर हमला किया। मिसाइलों का एक बड़ा जत्था इजरायल के कोस्टल सिटी हाइफा में गिरा। इजरायल के बाजान तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई थी। अब कहा जा रहा है कि इस रिफाइनरी में लगी आग को अब बुझा लिया गया। वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान की दलाली की पोल खुल गई है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ इसहाक डार की मीटिंग बेनतीजा रही। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह तो कह दिया कि पाकिस्तान में हुई इस मीटिंग का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, यानी पाकिस्तान का सारा कच्चा चिट्ठा खुद ईरान ने खोल दिया है। पाकिस्तान को यकीन नहीं आ रहा कि उसकी पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी। वो भी उसके पड़ोसी ही पोल खोल देंगे। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने एक्स पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा है, ईरान के साथ अमेरिका की कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा बेमतलब की मांगे आ रही हैं। अमेरिकी कूटनीति लगातार बदलती रहती है। हमारा रुख स्पष्ट है। पाकिस्तान के मंच उनके अपने हैं, हमने उनमें भाग नहीं लिया। युद्ध समाप्त करने की क्षेत्रीय अपील स्वागत योग्य है, लेकिन याद रखें कि इसकी शुरुआत किसने की। ईरान ने स्थिति साफ कर दी है, लेकिन पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर घूम रहा था। इस्लामाबाद में मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहा था। रविवार को इस्लामाबाद में एक ऐसी ही मीटिंग हुई जहां पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री की बैठक हुई। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग 2 दिन तक चलनी थी, लेकिन ये कवायद 24 घंटे भी नहीं चल पाई और समय से पहले ही तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस्लामाबाद छोड़ दिया। इजरायल ने मीडिएटर बनने की पाकिस्तान की कोशिशों का मजाक उड़ाया है। इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फ्लूर हसन नहोम ने कहा कि जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा सेंटर रहा हो, वो कोई युद्ध रुकवाने के लिए क्या कर सकता है। I mean, I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. But you know, they can try. I'm not sure they'll be very successful. I think they just want to shove themselves in the middle of something relevant at the moment. युद्ध के बीच में पाकिस्तान का दलाल बनना और आधी अधूरी तैयारियों के साथ मीटिंग बुलाना किसी को रास नहीं आया। ये क्यों नहीं हुआ, अब ये समझिए। मीटिंग फेल होने की सबसे बड़ी वजह ईरान की सख्त शर्त रही। ईरान ने सुरक्षा की गारंटी और बातचीत के लिए भरोसेमंद आश्वासन की मांग की थी। इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई। बैठक में शामिल किसी भी देश ने ईरान की मुख्य चिंताओं को दूर करने को लेकर कोई ठोस भरोसा नहीं जताया। बैठक के दौरान मतभेद भी साफ नजर आए। पाकिस्तान और तुर्की जहां मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, वहीं सऊदी अरब और मिस्र ने ज्यादा सतर्क रुख अपनाया। इन देशों का मानना था कि किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले अमेरिका से चर्चा जरूरी है। खासतौर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के इस दावे का पूरी तरह समर्थन करने में हिचक दिखाई कि वो अमेरिका और ईरान के बीच सफल मध्यस्थता कर सकते हैं।